हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन लेके आते हैं सुबह। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन लेके आते हैं। इस न्यूज एनालिसिस में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, हिंदी व इंग्लिश बाईलिंगुअल, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, जो घटना सूत्र के नाम से है। साथ ही आज के जो न्यूज एनालिसिस है उसके बाद हम आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप डेली 5 क्वेश्चंस करते हैं करंट अफेयर बेस्ड, तो सोचिए कि जब 365 दिन में आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो आप एक साल में लगभग 1700 से 1800 क्वेश्चन आप कर लेते हैं करंट अफेयर बेस्ड। उसमें स्टैटिक भी लिंकेज मिलता है। और इन 365 क्वेश्चन में अगर आपको 3 स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो 1700 क्वेश्चन हुए और 3 स्टेटमेंट में मतलब कि आप लगभग 5 से 6 हज़ार स्टेटमेंट्स करंट अफेयर्स के तैयार कर लेते हैं। तो एक तरह से अगर आप करंट अफेयर ना भी पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं देख रहे हैं, कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप खाली डिस्कशन से आप तैयार कर सकते हैं। और साथ ही इस एनालिसिस से आप यहाँ पे 2 मेंस के आंसर देख सकते हैं, जो आप लगभग 700 से 800 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे मेंस के साल भर में। और ऐसे आंसर जो करंट अफेयर बेस्ड हैं, जो GS2 GS3 को बेहतर कवर करते हैं, साथ ही इथिक्स के भी सेक्शन को कवर करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो आज का सेशन उसकी शुरुआत करेंगे, तो हम बात करेंगे ट्रम्प प्रशासन ने $1000 स्वैच्छिक निर्वासन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से क्या सही है। तो कल हमने एनालिसिस देखा था जिसमें ट्रम्प सरकार ने जो भी इलीगली यहाँ पे अमेरिका में आ जाते हैं उनके वापस प्रवासन के लिए उन्हें $1000 स्वैच्छिक डॉलर देने की बात की थी। तो यहाँ पर अगर देखें तो यह अवैध प्रवासियों को नगद राशि यात्रा सहायता कार्यक्रम है, ये एकदम सही बात है। कल ही हमने देखा था कि जो लोग अवैध रूप से आ चुके हैं। दूसरा, यह हिरासत की प्राथमिकता को कम करने हेतु CBP होम ऐप का उपयोग करता है। बेसिकली ज़्यादा हिरासत में ना लिया जाए, है ना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इनको वापस भेज दिया जाए $1000 से, तो मतलब क्या है कि जीवन में कोई समस्या भी ना है, कोई चुनौती भी ना है, ना ही साथ प्रशासन के पास कोई चुनौती आए। तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे विन विन सिचुएशन वाला यहाँ पे इनिशिएटिव है ट्रम्प सरकार द्वारा। और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट, बेसिकली दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरा, ये केवल मैक्सिकन के लिए तो ये गलत बात है। ये स्टेटमेंट केवल मैक्सिकन के लिए, हालांकि मैक्सिको से सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पलायन होता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर ये US का मैप है, यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे US है, और ये वाला हिस्सा जो मैक्सिको का है, तो मैक्सिको का ये जो बॉर्डर है, यहाँ से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखने को US में मिलता है। लेकिन ये मैक्सिको के नहीं बल्कि सभी देशों के लिए है, सभी अवैध प्रवासियों के लिए। दूसरा, भारत में 2025 में स्वीकृत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परियोजना के संबंध में बात करनी है। तो हमने कल बात की थी, यहाँ पे हमने देखा था ग्रीनफील्ड मतलब कि जहाँ स्क्रैच से कोई भी अगर देखें कार्य शुरू किया जाता है, जहाँ पे पर्यावरणीय अनुमति लेनी पड़ती है, जहाँ पे फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, लागत वहाँ पे ज़्यादा लगती है ना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे निवेश की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ग्रीन स्क्रैच जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, वहीं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने देखा था, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट आप देखेंगे एक बने बनाए प्रोजेक्ट को उसको अगर आप देखें रीडिफाइन किया जाता है, आपको रिबिल्ड किया जाता है, तो वहाँ पर आप देखें ना लैंड एक्वायर की आवश्यकता पड़ती है, ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड के में डिफरेंस हमने देखा था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बात करेगा कि कोटा में एक हवाई अड्डे को बनाया गया ग्रीन फील्ड के तहत, इसका प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक पर्यटन बिल्कुल नहीं। एजुकेशन आपको पता है कोटा में सबसे ज़्यादा है, और एजुकेशन का जो सेक्टर है, साथ ही साथ उद्योग है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे हवाई अड्डे शुरू किया गया। दूसरा, पूरी हवाई अड्डे का लक्ष्य महानगरी केंद्र को कनेक्टिविटी देना है। तो ये अगर आप देखें सही स्टेटमेंट है, पूरी को यहाँ पर कनेक्टिविटी देना है। दोनों परियोजनाओं के संबंध राज्यों के सांसदों का समर्थन प्राप्त है, तो एकदम ये भी स्टेटमेंट सही। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही है। इसके अलावा उड़ने के लिए अगर आप देखें, मतलब हवाई जहाज यात्रा के लिए बेसिक उड़ान योजना भारत सरकार ने जारी की थी 2015 के आसपास में, जहाँ पर उड़े देश का नाम नागरिक इसका नाम। तो ये 6 फेज में अगर देखें 5 से 6 फेज के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक 3 बात कर रहा है जाति जनगणना पर भारत के चुनावी परिदृश्य को OBC वोट पैटर्न में बदलाव के माध्यम से प्रभावित कर सकती है। यह स्टेटमेंट है। कारण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण कोटे को जातीय आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है, गलत है। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो अपर लिमिट है आरक्षण की 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 10% जो EWS अगर देखिए आरक्षण था उसको रद्द कर दिया था। और ये 50% जो आरक्षण, जिसमें 27% OBC आरक्षण था, जिसकी सिफारिश मंडल आयोग ने की थी। मंडल आयोग की बात करें, उससे पहले काका कालेकर आयोग बना था, उसने भी OBC आरक्षण की सिफारिश की थी और कहा कि 52% OBC जनसंख्या है जिनको 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखें यह जो लाभ है सिर्फ आप देखेंगे 10% जातियों तक के सीमित रहा, इसलिए जी रोहिणी कमीशन बनाया गया। जी रोहिणी कमीशन बेसिकली बनाया गया कि जो OBC आरक्षण को सब क्लासीफाई किया जाए। तो ये तो बेसिकली पैटर्न हो गया। जातीय जनगणना को चुनावी परिदृश्य अगर देखें यहाँ पर वोट पैटर्न के बदलाव के माध्यम से प्रभावित कर सकती है, तो बात सही है, लेकिन आर जो इसका गलत है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। ये सही है और आर गलत है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, गाजा में इजरायल की नियोजित सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में विचार करना है। इस अभियान का उद्देश्य सैन्य लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ मानवीय सहायता है। दूसरा, अगर आप देखें
जो बात करेगा, हमले की शुरुआत फिलहाल हमास के साथ चल रही राजनीतिक वार्ता के कारण स्थगित हुई है, गलत हुई है ये बात। है ट्रंप की वजह से, ट्रंप की यात्रा की वजह से ये स्थगित हुई है। और गिदोन बटालियन जैसी विशिष्ट इकाई अभियान में सक्रिय रूप से संलग्न है, तो ये पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमने देख लिया। आपको पता है कि जो गाजा में जो हमास है, हमास और इजराइल के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें इजराइल ने लगातार हमला किया और 2 साल से यह हमला लगातार जारी है। अगला प्रश्न बात कर रहा है चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम की वैश्विक ऊर्जा प्रभाव निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीपीयू ग्राफिक जहाँ पे देखें एआई संबंधित बिजली खपत का बड़ा हिस्सा उपयोग करते हैं, ये एकदम बात सही है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे और की बात हुई थी कल के आर्टिकल में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की जो पोर्टेबल होते हैं, आसानी से लगाए जा सकते हैं, लागत कम आती है, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करते हैं। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो इस संबंध में बात हुई थी कि पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में कोई अपशिष्ट चुनौती नहीं है, तो ये बात एकदम सही है। सॉरी, ये बात गलत है, क्योंकि देखेंगे समार में पारंपरिक रिएक्टर तुलना में कोई अपशिष्ट निपटान चुनौती नहीं, ऐसा नहीं है, अपशिष्ट निपटान चुनौती बनी रहती है समार में भी, तो गलती से मैंने बोल दिया। तीसरा, तकनीकी नेतृत्वकर्ता एआई मॉडलों को कार्बन उत्सर्जन समस्या को स्वीकार कर रहे हैं, ये बात एकदम सही है। अगर आप देखें और इस समस्या को निपटने के लिए यहाँ पर देखिए समार की बात हुई है 1 और जो 3 है, केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे कनाडा के हालिया अचानक संघीय चुनाव की प्रमुख राजनीतिक गतिशीलता के विशेष रूप से मतदाता व्यवहार, बाहरी प्रभाव, कनाडाई संप्रभुता पर इसके प्रभाव के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए वैसे तो ये इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में शायद ही है, लेकिन अब फिर भी अगर देखें GS2 में यूनिट 3 है, जहाँ पर आप देखेंगे जो बात करता है कि विभिन्न देशों में चुनाव व्यवस्था के संबंध में, तो उस दृष्टिकोण से इस तरह से मिलता जुलता प्रश्न आ सकता है। अगर इस तरह प्रश्न आता है तो आप बता सकते हैं कि जो हाल में चुनाव हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे जो जस्टिन ट्रूडो है, उनकी पार्टी लिबरल पार्टी चुनाव जीती है, और जो हमेशा पर्यावरणीय मुद्दे हैं, है ना, सामान्य मुद्दों को हाईलाइट करती है। वहीं अगर देखें कंजर्वेटिव पार्टी, जहाँ जिसने डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी उसको हाईलाइट किया, वह कहीं ना कहीं चुनाव नहीं जीत पाई। फिर मुख्य संदर्भ में आप बता सकते हैं राजनीतिक जो प्रतियोगिता बता सकते हैं, रणनीति के बारे में बता सकते हैं कि इनकी रणनीति बेसिकली केंद्रीय नीतियाँ, महामारी की जो समस्या थी उसको ख़त्म करने, अमेरिकी शैली पॉपुलिज्म, साथ ही साथ अगर आप देखें जो कंजर्वेटिव पार्टी की स्ट्रीम जो पॉलिसी थी, इसके अलावा जो उनकी प्रचार प्रसार की टैक्टिक्स थी, कहीं ना कहीं साबित नहीं हो पाई है। साथ ही साथ शहरी जो समर्थन सबसे ज़्यादा ट्रूडो को मिला है, वहीं ग्रामीण समर्थन कंजर्वेटिव पार्टी को मिला है। इसके अतिरिक्त जो अन्य खिलाड़ियों के बारे में बता सकते हैं कि जो नेशनल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जो भागीदारी यहाँ पे कम हो गई है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इसके मुख्य भाग को यहाँ पे बेसिकली टैकल किया जा सकता है, जहाँ पे मतदाता का जो भागीदारी है शहरी ग्रामीण आप बता सकते हैं। चुनाव व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वहीं आप देखेंगे कि मतदान व्यवहार जो कनाडा है वहाँ पर आप देखें 62% के आसपास रहा है, जो इसके बारे में बता रहा है। साथ ही ये बताया कि लिबरल पार्टी लगभग 38% सीट जीती है और पूर्ण बहुमत से पीछे रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे फिर भी यहाँ पे सरकार बनाने में सफल रही है। फिर बाहरी प्रभाव भी बता सकते हैं चुनाव में किस तरह से बाहरी प्रभाव इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ट्रंप की बयानबाजी हो गया, मीडिया की जो स्टोरी चलती है वो प्रतीकात्मक कदम, इस तरह से बाहरी प्रभावी चीज़ें को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही अगर आप देखें निष्कर्ष में आप देखेंगे कि जो ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता उसको फिर से पुष्टि करने की बात हुई है, लेकिन साथ ही वैश्विक पॉपुलिस्ट लहरों के बीच में कनाडाई पहचान बनाए रखने, उत्पन्न हो रही नई चुनौतियों को भी इसने उजागर किया है। अगला प्रश्न बात करेगा भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को हालिया जीएसटी विवादों के बीच आर्थिक पर्यावरणीय नियामकीय चुनौतियों का मूल्यांकन करें। तो ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को हालिया जीएसटी विवादों के बीच आर्थिक पर्यावरणीय नियामकीय चुनौती का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में किस तरह से अगर आप देखेंगे ऑनलाइन जो गेमिंग क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, स्किल बेस्ड गेम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्किल बेस्ड गेम कहा है और गैम्बलिंग से इसको अलग किया है, तो वो अगर युवाओं के प्रति आकर्षण का बनता है, जिसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे ऐप अभी भी कार्य करते हैं, जिसमें जीएसटी का इशू के सामने आया कि इनमें 28% जीएसटी दी जाने की आवश्यकता है। ये संबंध मामले में चुनौती सामने आई। अब इसमें चुनौती किस तरह देख रही है, आर्थिक चुनौती किस तरह देखने को मिल रही है। बहुत सारी न्यूज़ वायरल आती है जिसमें आपको पता चलता है कि ये लोग कंगाल हो जाते हैं, अपनी पूरी सेविंग्स इसमें लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये गलत आदत हो रही है, जो जिससे कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। फिर उच्च कर लाभ भार यहाँ पर पड़ रहा है लोगों पर, 28% के आसपास टैक्स लग जाता है, प्रभावित करता है, प्लेटफॉर्म पर स्थिरता खतरे में डाल सकती है। निवेश निश्चितता चल रहे विवाद में अगर आप देखें उद्यम पूंजी विस्तार को हतोत्साहित कर रही है। फिर पर्यावरणीय आप चुनौती भी यहाँ पे देख सकते हैं, आदत की लत से स्मार्टफोन का ज़्यादा योग वो बढ़ रहा है, जिससे मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल रही है। निम्न आयु वर्ग में ज़्यादा, निम्न जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें ज़्यादा ये नुकसान देखने को मिल रहा है। फिर कानूनी अस्पष्टता दिखती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इस तरह से हैं जो मतलब कि बहुत थिन लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे इसका जो सट्टेबाजी और ये सारी चीज़ों में जो इसका अंतर बहुत कम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ ही नियमन का बहुत
प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता, प्रॉपर कानून का प्रभाव दिखाई नहीं देता, जिस संबंध में आप देखेंगे चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज उनके द्वारा प्रचार किया जाना, तो कहीं ना कहीं अगर देखें सोशली ठीक नहीं है, सोशल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंतर्गत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगातार हो रहा है मनी की पावर की वजह से, तो ये भी एक चुनौती दिखाई देती है। अब हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में पाएंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग नवाचार जोखिम के बीच एक रेखा है, जबकि कराधान आवश्यक है। इसमें उद्योग की वृद्धि, उपयोगकर्ता सुरक्षा के साथ ही राजस्व को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, साथ ही पर्यावरणीय और मानवीय दृष्टिकोण को भी यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज के प्रश्न तो सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।